हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन अपना। और ये क्वेश्चन सर बाय पार्ट्स चल रहे थे। इंटीग्रेशन बाय रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस में, बाय पार्ट्स नहीं पार्शियल फ्रैक्शंस में आप रिजॉल्व करके उसके बाद में क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। उसके 4 रूल्स थे अपने पास, तो इसमें तो डायरेक्ट है अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, उचित परिमेय भिन्न है, डिग्री 1 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 है। तो ये तो आपकी प्रॉपर यानी उचित रेशनल फ्रैक्शन है, परिमेय भिन्न, उचित परिमेय भिन्न है। तो डिवाइड तो करना नहीं है। तो वही मेथड लेट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको जो 4 रूल्स बताए थे कोई हार्ड नहीं, इजी से हैं। वो 4 रूल्स है, वो ध्यान में रखो बस, और क्या है। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन से हम सोल्व कर सकते हैं। बस ये फ्रैक्शन है, इसको पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी पार्ट्स में आंशिक भिन्न अलग अलग इसको फ्रैक्शंस बना लेनी है। तो उसका जो रूल था और उसका भी रूल जो थर्ड रूल था उसमें क्या था, लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो डिनोमिनेटर में देखना अपने को, हर में देखना है। लीनियर रैखिक भी हो, एक घातीय भी हो, और क्वाड्रेटिक द्विघातीय भी हो। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले जो लीनियर है उसको तो a अपॉन एक्स प्लस 1 ऐसा लिखते हैं, और जो क्वाड्रेटिक हो द्विघातीय हो उसको लिखते हैं bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बाकी की सेम मेथड है। मेथड आपने सीख ली, हमने 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो इसमें थोड़ा हम स्पीडली इसको सोल्व करेंगे। अब तो न्यूमरेटर है उसका कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें a के साथ में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके साथ में एक्स प्लस 1 है, ठीक है। अब अपने को वही a b c, यहाँ पर 3 अननोन क्वांटिटीज है तो कांस्टेंट है लेकिन है अननोन, ज्ञात राशियाँ हैं, इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले b और c एक साथ 0 होते हों तो b और c का मल्टीप्लाई यहाँ पे x प्लस 1 है, तो अगर x प्लस 1 0 हो जाए मीन्स x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू -1 पुट कर दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। तो लेफ्ट साइड में x की जगह -1, फिर -1 है ये a इंटू, अब देखो -1 x की जगह और उसका स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 है, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया a इज इक्वल टू लेफ्ट अदर साइड, सेकेंड साइड है उसमें तो -2 है, और a इंटू इसके मल्टीप्लाई में 2 होगा जो इसके डिवाइड में जाएगा। तो इसके डिवाइड में a की वैल्यू -1 आ गई। अब अपने को b यानी a की वैल्यू तो आ गई, अब फाइंड कर ली a की वैल्यू। अब b और c की वैल्यू फाइंड करनी। अब b की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपको बताया था कि a और c एक साथ में 0 हो जाए। a और c के साथ में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कि हम उस फैक्टर को 0 के इक्वल करके और x की वैल्यू पुट कर दें। तो अगर ऐसा नहीं होता है, और ये भी नहीं है कि a और b भी एक साथ 0 हो जाए, यहाँ a का कोफिशिएंट ये है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये भी नहीं होगा। तो a और b के जो टर्म है, उनके जो पद है वो भी एक साथ 0 नहीं होंगी। नहीं तो c की वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते थे। तो फिर सेकेंड मेथड आपकी क्या रहती है, हम कंपेरिजन कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग यानी तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करते हैं किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक है, उनका हम कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं लेफ्ट साइड में। इसी से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। राइट साइड में देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स स्क्वायर बनेगा, तो इसका गुणांक उसका कोफिशिएंट a हो जाएगा। इसमें b का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो bx स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b हो गया। उसके बाद में एक्स स्क्वायर का कोई और बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये 2 ही होंगे राइट साइड में। अब यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -a, तो b इज इक्वल टू -a, और a की वैल्यू आपने -1 पुट कर दी तो b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, ठीक है। उसके बाद में अपने को c की वैल्यू फाइंड करनी, और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फिर से कंपैरिजन करते हैं। अब कंपेयर करते हैं ऑन बोथ साइड्स, और वो कंपेयर भी हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स का कर लेते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट यानी अचर पर
तो कांस्टेंट टर्म्स लेंगे दोनों साइड में। तो लेफ्ट साइड में तो -1 है, राइट साइड में देखो a का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो a होगा, तो कांस्टेंट हो गया, अचर पद हो गया। अब b है वो तो होगा नहीं, क्योंकि 1 के साथ तो यहाँ पर अक्स है, और आगे मल्टीप्लाई करोगे तो अक्स तो श्योर रहेगा, वेरिएबल जरूर आएगा, चरासी जरूर आएगा। c का मल्टीप्लाई अगर अक्स से करेंगे तो c अक्स बन जाएगा, तो कांस्टेंट नहीं हुआ, चरासी नहीं हुई, तो c का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये c हो गया। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास है। अब अगर हम c की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो -1 तो लेफ्ट साइड में है, a भी यहाँ लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये बन गया -a और -1 माइनस और a की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो इसका -1 + 1 = 0। इसका मतलब यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई। अब अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन आपको इसी का तो करना है, और इसको हमने पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, वही है जैसे 10 को हम 7 + 3 लिख दें, तो बात तो वही है। इसकी जगह हमने ये 2 पार्ट्स कर दिए, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं, a b और c की वैल्यू पुट करते हुए। तो i = इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन, तो a की वैल्यू यहाँ -1 है और अपॉन x + 1 dx प्लस b की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, b की वैल्यू है 1 है, तो 1x मीन्स x और प्लस c की वैल्यू 0, और ये हो गया x² + 1 dx। ठीक है, अब अगर इंटीग्रेशन करते हैं, ये -1 तो बाहर लिख दिया, तो ये हो गया 1/x + 1 dx प्लस इसको आप लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो x/x² + 1 dx। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा। 1/x का हम जानते हैं log x होता है। अब ये इंटीग्रेशन के जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले है वो तो एकदम क्लियर रहने से कि देखते ही अपने को क्लियर हो जाए कि इसमें कौन सा आंसर है आने वाला। तो इसका तो 1/x का log x और प्लस माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो log x + 1 हो जाएगा। चलो इसका तो हो गया = -log x + 1, ये तो हो गया log x। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो आपको बताया था सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो 1718 है, तो उससे हम देखते हैं। अगर उससे नहीं होता तो फिर सेकेंड सब्स्टिट्यूट मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, उसमें क्या देखते हैं, एक पार्ट का दूसरा पार्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी उसका अवकल गुणांक होना चाहिए। तो इसका x² + 1 का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, ये रहा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इसको ऐसा भी कर सकते हो, और 2 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 2 से बाहर डिवाइड कर दो, तो इसका डेरिवेटिव तो है, तो इसका तो इसको t मान करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। या फिर आपको डायरेक्ट मैंने एक फॉर्मूला ही बताया था, अगर वो फॉर्मूला यूज करते हो आप तो फिर आपको ये फॉर्मूला यहाँ लिखना जरूर है, यानी डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, फलन है, और इसका अंश में आपका न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, अवकल गुणांक है, तो इसका क्या होता है भाई, आप t मानोगे तो f' dx की जगह dt, तो 1/t dt हो गया, 1/t का log t, और t की जगह वापस f(x) रखोगे, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ गया, log f(x) और प्लस c, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस हाफ तो है ही है, और ये देखो ये फंक्शन है, फलन है, और ये इसका डेरिवेटिव है, तो ये हो गया log x² + 1 और प्लस c, ये i की वैल्यू आ गई। अब इसमें भी आप क्या करते हो, जो पॉजिटिव है उसका टर्म आप पहले लिख दोगे, +1 -log x + 1 और प्लस c, ये i की वैल्यू आंसर आ गया। लेकिन इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और आगे सॉल्व अगर करेंगे तो हम जानते हैं कि n log m = क्या होता है, log m ⁴ n, तो ये हाफ है, ये पावर में चला गया, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, log x² + 1 ½ और -log x + 1 प्लस c। अब ये तो हो गया m यानी log m -log n, ये भी आपके पास फॉर्मूला है कि log m -log n, और क्या होता है log m/n, ये फॉर्मूला तो आपको आता है पहले से 11th क्लास में थे, तो उसको जरूर लिख लोगे। तो i = आंसर आ गया log, और ये हाफ पावर मीन्स क्या है, स्क्वायर रूट हो गए, इसका वर्गमूल, तो ये तो हो गया x² + 1 और अपॉन x + 1, ठीक है, और प्लस c, ये आंसर। इसको आगे भी आप अगर सॉल्व करते हो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, log √x² + 1 अपॉन x + 1। ये आपका 16th क्वेश्चन क्लियर है। इसमें
इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई ऐसा नहीं था, बस अपने 4 जो रूल्स थे पार्शियल फ्रैक्शंस के आंशिक भिन्नों में रिजोल्व यानी वियोजित करने के जो रूल्स है वो अगर क्लियर है तो कोई दिक्कतें नहीं है। उसके बाद में जो 7th क्वेश्चन है I इज इक्वल टू, और ये है 1/1 प्लस e टू पावर x इंटू 1 प्लस e टू पावर माइनस x dx। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, और थोड़ा सा क्या चेंज है इसमें, e टू पावर x है बस, और क्या है। लेकिन पहले ब्रैकेट में e टू पावर x पॉजिटिव और इसमें e टू पावर माइनस x यानी ये नेगेटिव पावर है। ऐसा करते हैं, पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज 1 प्लस e टू पावर x, सेकंड में 1 प्लस 1 e टू पावर x और dx हो गया। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट है उसमें एलसीएम लेकर के हम सोल्व करेंगे, तो 1/1 प्लस e टू पावर x, सेकंड ब्रैकेट में अगर आप एलसीएम लोगे तो e टू पावर x, और ये हो गया e टू पावर x और प्लस 1 dx। ठीक है, सॉरी इसमें ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है, नहीं तो होल स्क्वायर हो जाएगा। वैसे प्लस हो तो प्लस से भी सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही हम लेकर के सोल्व करते हैं इसको। डेनोमीटर यानी नीचे फ्रैक्शन है, भिन्न है, वो क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में गया e टू पावर x अपॉन ये हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो e टू पावर x प्लस 1 और सेकंड में e टू पावर x माइनस 1 dx। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास फ्रैक्शन नहीं है कि हम 4 रूल में से कोई सा भी रूल लगा करके पार्शियल फ्रैक्शंस में यानी आंशिक भिन्नों में उसको कन्वर्ट कर सकें, डायरेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी हमने क्या है, और भी मेथड्स पढ़ी हैं इंटीग्रेशन फाइंड करने के, इंटीग्रल फाइंड करने के, समाकलन करने के, और उसमें डायरेक्ट एक तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताए थे वो, उसके बाद सब्स्टिट्यूट मेथड प्रतिस्थापन विधि, उसमें हम प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या देखते हैं, dx के पास जो फैक्टर्स है उनमें से कोई से एक फैक्टर का दूसरा फैक्टर डेरिवेटिव तो नहीं है, ये चेक करते हैं सबसे पहले, यानी उसका अवकल गुणांक तो नहीं है। हमें पता है e टू पावर x का जो डेरिवेटिव e टू पावर x होता है, इसका मतलब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट मेथड प्रतिस्थापन विधि वो यूज करेंगे। लेट e टू पावर x को आप 3 ले लोगे, तो e टू पावर x इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो e टू पावर x dx इज इक्वल टू dt। देखो e टू पावर x ये रहा आपके पास e टू पावर x dx है, तो ये क्वेश्चन हो गया I इज इक्वल टू, इसकी जगह तो dt हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में हो गए t प्लस 1 और t माइनस 1। पहले ब्रैकेट में t प्लस 1, सेकेंड में t माइनस 1 और ये 1/t। ठीक है, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया, आंशिक भिन्न का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर कि 2 ब्रैकेट्स आ गए और वो मल्टीप्लाई में है, दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में है, तो उसको आप पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो। और इनको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शंस में आंशिक भिन्नों में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको लेट कोई मेथड है, ये तो फिर और भी ज़्यादा इजी है। अच्छा एक और भी है, हाँ, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शंस से भी सोल्व कर सकते हो, या फिर एक दूसरा फॉर्मूला भी यूज़ करके, चलो वो बताता हूँ मैं। पार्शियल फ्रैक्शन का आपका क्लियर हो गया, तो वो भी वैसे फॉर्मूले वो भी हमने पढ़े थे 9.4 में या 3 में ऐसे पढ़े थे, उसमें 9.3 में। तो वो फॉर्मूला रिपीट भी हो जाए, रिवीजन हो जाए उसका, तो उसको भी यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हो, आंसर सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मल्टीप्लाई अगर कर सकते हो, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब उसके बाद में ये देखो, आपको 6 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे मैंने, और वो भी 4 फॉर्मूले बताए थे क्लियर रखने के लिए। उसमें क्या था, डेनोमीटर में था 2 टर्म थे, एक वेरिएबल स्क्वायर, एक कांस्टेंट स्क्वायर, यानी 84 का स्क्वायर और 84 का स्क्वायर था। उसमें कोई सा प्लस में हो सकता है, कोई सा माइनस में हो सकता है, लेकिन 2 टर्म होनी चाहिए। वही आपके पास यहाँ पर देखो 1/, वेरिएबल स्क्वायर 84 का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का स्क्वायर, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। क्लियर होगा, ध्यान में आओगा ये फॉर्मूला कौन सा है। आपको बताया था स्क्वायर रूट अगर नहीं है तो एक को बाहर आने की परमिशन है, तो 1/2a। तो ये फॉर्मूला कौन सा जाएगा, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है,
तो वो भरूंगा, आप लिखोगे वहाँ पे इसका जो आंसर आएगा 1/2a। अब अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर 1 को आप ऐसे तो लिख सकते हो 1 स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 2a log x माइनस a t माइनस 1, और ये हो गया x प्लस a और प्लस c। आप वैल्यू पुट कर दो t की, तो 1/2 log, और t की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो t की वैल्यू है e टू पावर x है, ये हो जाएगा e टू पावर x माइनस 1 अपॉन e टू पावर x प्लस 1 प्लस c। तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन इतना ही पार्शियल फ्रैक्शन से अगर सोल्व करोगे तो इसमें थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, थोड़ा सा कंज्यूम ज़्यादा होगा, और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट अगर फॉर्मूला बन रहा है तो इसमें कोई और दिक्कत ही नहीं है, इसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में जो 18th क्वेश्चन है वो है 1/i इज इक्वल टू 1/e टू पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। अब अगर इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर तो ब्रैकेट एक ही है, लेकिन वो रिपीट हो रहा है, लेकिन लीनियर नहीं, न तो वो लीनियर है न ही क्वाड्रेटिक है। इसमें तो नया ही फंक्शन आ गया, e टू पावर x आ गया, यहाँ पर तो नया ही फंक्शन है e टू पावर। अब ये भी नहीं है कि e टू पावर x का यहाँ पर डेरिवेटिव हो, तो e टू पावर x को आप t ले लो, तो e टू पावर x यहाँ तो e टू पावर x dx की जगह dt लिख दो, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है। तो फिर ऐसा करते हैं, इसमें या तो tan x हो या e टू पावर x हो, तो अगर उसका डेरिवेटिव नहीं है तो भी आप उसको t लेकर के सब्सटीट्यूट मेथड से सोल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल tan x का मतलब तो मानो tan x में का सेक स्क्वायर अगर नहीं भी हो तो वापस आप t में कन्वर्ट कर सकते हो। कहीं पर अगर tan अकेला आ जाता है तो इसको ले सकते हो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो अगर अकेला dx है तो ये डिनोमिनेटर में गया, और डिनोमिनेटर में जाकर के क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan की जगह वापस t पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल चेंज हो जाता है। ऐसा ही e टू पावर x है, तो e टू पावर x में भी क्या होता है, e टू पावर x अगर इसको आप t लोगे, इसको अगर हम t लेते हैं, अज्यूम करते हैं, t अज्यूम करते हैं, तो e टू पावर x वापस आएगा। तो e टू पावर x वापस आएगा तो उसको आप चेंज कर सकते हो, यानी t के टर्म में आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, वेरिएबल चेंज कर सकते हो। अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो e टू पावर x और इसका तो 0 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, लेकिन आपके पास तो केवल dx ही है, तो dx इज इक्वल टू ये हो गया dt और अपॉन e टू पावर x, लेकिन ऊपर तो t हो गया वेरिएबल चरासी, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में e टू पावर x हो गया वेरिएबल। दो यानी इंटीग्रेशन में इंटीग्रेंड है यानी समाकल्य है, उसमें दो आपके वेरिएबल्स नहीं होते हैं, दो चरासियाँ नहीं होती है। तो यहाँ पर e टू पावर x आएगा, तो e टू पावर x की यहाँ से वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, t प्लस 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा i इज इक्वल टू, इसको आपने पूरे ब्रैकेट को t अज्यूम किया है, तो ये हो गया t माइनस 1 होल स्क्वायर, नहीं इसको t अज्यूम किया है तो ये हो गया t स्क्वायर, और ये हो गया t स्क्वायर, और उसके बाद में dx है, dx की जगह आप क्या पुट कर दोगे, dt अपॉन t प्लस 1। तो dt अपॉन t प्लस 1, अब t प्लस 1 को बाद में लिख सकते हो, आप पहले लिख सकते हो, एक ही बात है। लेकिन ज़्यादा हम क्या करते हैं, जो लीनियर होता है या जो एक घाती होता है उसको पहले लिखने की ट्राई करते हैं। बट अब ये क्वेश्चन फिर से, अब देखो टी स्क्वायर मीन्स क्या है, उसको टी प्लस 0 स्क्वायर लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। इसको लिख सकते हो आप टी स्क्वायर प्लस 0 ऐसा लिख सकते हो। तो ये क्वाड्रेटिक हो गए, लीनियर और क्वाड्रेटिक। अब लीनियर और अगर क्वाड्रेटिक दोनों आपके पास आ जाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, फोर्थ उसका सॉरी थर्ड मेथड है, उससे हम थर्ड जो रूल है पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजोल्व करने की जो थर्ड रूल है उसको यूज करते हैं। लेट 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो a अपॉन टी प्लस 1 और प्लस बी टी प्लस सी, इसमें लिखते हैं बी एक्स प्लस सी, लेकिन उसमें तो अक्स वेरिएबल होता है तब हम अक्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वेरिएबल चौरासी टी है, तो टी को लिख दो बी टी प्लस सी अपॉन जो क्वाड्रेटिक है टी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। सेम मेथड है, बस वेरिएबल चौरासी टी है अक्स की जगह, और मेथड वही है 1 इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस
बी टी प्लस सी और ब्रैकेट में हो गया टी प्लस 1। अब फिर से ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी हमने सोल्व किया था कि पहले बी और सी के जो टर्म हैं उनको जीरो बना देते हैं, और वो जीरो कब होगा जब टी प्लस 1 का ब्रैकेट जीरो हो जाए, या टी प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, टी प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करते ही जीरो हो जाएगा। व्हेन टी इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं, राइट साइड में ए और -1 टी की स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसमें -1 पुट करके ब्रैकेट जीरो, यानी इसको भी ये मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करके तो पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने की यहाँ पर जरूरत है नहीं। ए की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब उसके बाद में आपको बताया था ए की वैल्यू तो आ गई। अब अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए और सी के टर्म एक साथ यहाँ पर जीरो होना जरूरी है। अब दोनों की ए और सी के साथ कोई ऐसा है ही नहीं कोई ब्रैकेट कोई सा फैक्टर एक जैसा हो तो उसको जीरो लेकर के हम उसको दोनों के टर्म को जीरो बना दें, तो ऐसा करते हैं। अब इसमें तो और क्या है, कंपेयर करना पड़ेगा, ऑन कंपेयरिंग ठीक है ना। अब कंपेयर करते हैं किसका, टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर है उसके गुणांक, उनके हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। लेफ्ट साइड में तो कुछ भी नहीं है, राइट साइड में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, और दूसरा देखो बी टी अगर टी से मल्टीप्लाई होगा तो बी टी स्क्वायर बनेगा, इसका मतलब टी के साथ बी आ गया, और बाकी टी स्क्वायर बनेगा नहीं। तो यहाँ से बी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए इधर आएगा -a, तो b इज इक्वल टू -a और a की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1 आ गई, ठीक है। उसके बाद में आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू ना b की भी आ गई, c की वैल्यू के लिए कांस्टेंट टर्म ले लो, कांस्टेंट टर्म उनका कंपेयर कर लो। तो लेफ्ट साइड में तो 1 है, राइट साइड में देखो a तो आएगा नहीं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये तो वेरिएबल के साथ में है, b भी नहीं आएगा क्योंकि b के साथ तो t है, तो b का इससे मल्टीप्लाई करो चाहे इसके साथ में वेरिएबल चौरासी यानी टी जरूर रहेगी, तो सी है, सी का इसके से मल्टीप्लाई करें सी टी, तो ये गई वेरिएबल आ गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा सी, तो फिर सी की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट ही क्या आ गई 1 आ गई। और ए बी सी अगर तीनों की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ से, तो फिर अब इंटीग्रेशन इसका करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है इसके जो पार्ट्स होंगे इंटीग्रेशन कर दो, तो i इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर देंगे, और ए की वैल्यू है 1, ये हो गया 1/e प्लस 1 dt प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन b और c की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू आपकी -1 है और c की वैल्यू 1 है, तो -1 पुट करेंगे तो ये -t प्लस 1 ये हो जाएगा टी स्क्वायर dt। अब अगर सोल्व करेंगे हम, तो इसका तो आपको बताया था डायरेक्ट है, इसका तो 1/t यानी 1/x का क्या होता है log x हो जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा log t प्लस 1 हो जाएगा, तो ठीक है ना। उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं, टी से इसमें डिवाइड कर दो, इसमें ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो एक बार से तो इसको बाद में सोल्व करते हैं, एक बार मैं वापस ऐसे ही लिख देता हूँ 1/t प्लस 1 dt। अब टी को इसमें डिवाइड कर देना, पहले तो एक बार इसके साथ लगा दो, एक बार इसके साथ लगा दो, तो इसका तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये तो माइनस 1/t dt, एक बार 1 के गया तो ये हो गया 1/t स्क्वायर dt, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, स्मॉल वन कर देते हैं, ये 1/t का फॉर्मूला लग गया, तो i इज इक्वल टू log t प्लस 1। उसके बाद में ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, माइनस log टी, ये टी हो गया। अगर इसको सोल्व करते हैं तो वैसे ही आपको पहले ही बता दिया था कि पावर का फॉर्मूला लगा देंगे, x टू पावर n का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं, और इनमें साथ में आप log m माइनस log n का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज करके इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा log t प्लस 1/t, और माइनस इसको अगर सोल्व करेंगे तो x टू पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, यानी यह आंसर आपका होगा, ये तो हो गया log t प्लस 1/t, और अगर इसको सोल्व करेंगे तो -1 और ये माइनस
प्लस 1/t प्लस c, ये आई की वैल्यू आ गई। और आई की वैल्यू आपके पास अगर आ गई तो इस आई की वैल्यू को आप वापस से पुट कर सकते हो यहाँ से। तो इसकी वैल्यू होगी, अब हमने ईस्ट पावर अक्स को यहाँ पर t यूज़ किया हमने, तो ईस्ट पावर अक्स को अगर यहाँ पर यूज किया है तो i इज इक्वल टू लॉग t की वैल्यू, यानी t की वैल्यू क्या है, ईस्ट पावर अक्स, तो ये होगी ईस्ट पावर अक्स प्लस 1, ये प्लस 1 सामने इसमें पावर में नहीं है, अपॉन ईस्ट पावर अक्स और फिर प्लस 1 अपॉन ईस्ट पावर अक्स माइनस ईस्ट पावर अक्स माइनस 1 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, 18th क्वेश्चन है, 18th क्वेश्चन तो हो गया, इसमें 19th जो क्वेश्चन है तो 19th क्वेश्चन एक और क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूँ फटाफट इसमें जल्दी से। तो 19th क्वेश्चन है i इज इक्वल टू ईस्ट पावर अक्स अपॉन ईस्ट पावर 2x, ईस्ट पावर 2x प्लस आई ईस्ट पावर x प्लस 6 dx। ठीक है, इसमें तो तुरंत ही हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड यूज करके हम, आपके पास जो dx के पास है वो dx है, ये ईस्ट पावर x पढ़ा है पहले से, तो ईस्ट पावर x किसका डेरिवेटिव होता है, ईस्ट पावर x का अवकल गुणांक होता है। तो इसमें लेट ईस्ट पावर x इज इक्वल टू t, देन ईस्ट पावर x dx इज इक्वल टू dt। ये क्वेश्चन हो जाएगा i इज इक्वल टू, इसको तो dt लिख देंगे तो 1 अपॉन, और ये क्या है ईस्ट पावर x का स्क्वायर, ऐसे ही तो है, इसको लिख सकते हो आप t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 और dt। ठीक है, इसके बाद में फैक्टराइजेशन करेंगे हम, डिनोमिनेटर यानी हर है उसका अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, और फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप इसका यहाँ फैक्टराइजेशन करके देख लेना, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, और फैक्टराइजेशन करोगे दो ब्रैकेट्स बनेंगे इसके, t प्लस 2 और t प्लस 3 और dt, ये बनेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मीन्स इसके गुणनखंड अगर आप करोगे तो इसके दो बन जाएंगे ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शन, लेट t प्लस 2 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 2 और प्लस b अपॉन t प्लस 3, न्यूमरेटर लेंगे। तो ये तो जो रूल 4 रूल है उसमें फर्स्ट रूल यह आपका a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 2, पहले b को 0 बनाएंगे तो वेन t इज इक्वल टू -2 पुट कर दो, लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में a इंटू -2 प्लस 3, और a की वैल्यू यहाँ से 1 और ये हो गई प्लस 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए a के टर्म को आप 0 बनाओगे, तो a के टर्म को 0 बनाओगे, इसका t प्लस 3 को 0 करोगे और t प्लस 3 0, इसका मतलब t इज इक्वल टू -3 पुट करोगे, तो लेफ्ट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ -3 पुट करती है पूरा ही 0, तो ये हो गया b इंटू -3 प्लस 2, यानी b की वैल्यू हो गई 1, और ये -3 प्लस 2 -1, और -1 इसके डिवाइड में आएगा, तो b की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, ये b की वैल्यू -1 हो गई, a की वैल्यू 1। ठीक है, क्लियर। अब आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, यानी इसका इंटीग्रेशन यानी इसके जो पार्ट्स है उनका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो a की वैल्यू 1 अपॉन t प्लस 2 dt प्लस b की वैल्यू -1 अपॉन t प्लस 3 dt। अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास, और ये 1 अपॉन टी और 1 अपॉन टी हो गया log, तो 1 अपॉन टी यानी log, ये हो गया log t प्लस 2 और ये माइनस बाहर आ गया, माइनस log t प्लस 3 प्लस c, log m माइनस n का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो log t प्लस 2 अपॉन t प्लस 3 प्लस c। अब t की वैल्यू वापस हम क्या पुट कर देंगे, e टू पावर x, तो ये क्वेश्चन आपका, ये इसका आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू
log e to power x plus 2 upon e to power x plus 3 plus c, ये इसका आंसर हो गया। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन है, ये तो इजी था, इसलिए हमने इसको जल्दी ही सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये आपके जो मेथड्स है वो मेथड्स जो रूल थे, 4 रूल थे आपके, उन रूल को यूज करके, लेकिन वो रूल भी तभी यूज होते हैं जब डिनोमिनेटर यानी नीचे क्या है, हर में क्या हो, फैक्टराइजेशन क्या हो, फैक्टर्स हो, गुणनखंड हो, तभी यूज होता है। तो अब इसमें कई बार सब्स्टिट्यूट मेथड यूज, प्रतिस्थापन विधि भी हम यूज करके उसको सोल्व करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाई पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व कर सकते हैं। अब अगर आपको ये समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, तो इसको शेयर करोगे, अपने फ्रेंड्स हैं उनके पास भी शेयर करोगे, सेंड करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे।